नमस्कार। तो चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और प्राचीन दक्षिण भारत के एक सुनहरे दौर को खंगालते हैं। ये एक ऐसा जमाना था जहां साहित्य, व्यापार और तीन बड़े ताकतवर राजवंशों की कहानियां एक साथ गूंजती थीं। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे एक प्राचीन सभ्यता के दिल में ले जाता है। धनुष, बाघ और मछली, ये सिर्फ निशान नहीं हैं। अरे इनमें तो एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है और आज हम मिलकर उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं संगम युग की। ये वो समय था जब दक्षिण भारत में एक बहुत ही अनोखी और विकसित सभ्यता फल फूल रही थी, और इसका नाम संगम यानी उन महान साहित्यिक सभाओं के नाम पर पड़ा जो उस दौर की पहचान थीं। इस युग की पूरी राजनीतिक तस्वीर को तीन महान राजवंशों ने शक्ल दी थी, और यही हमारी कहानी के पहले स्तंभ हैं। तीन राजा और उनके तीन बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। तो इन तीन ताकतवर राजवंशों को जो उस समय की तमिल भूमि, जिसे तमिलकम कहते थे, उस पर राज करते थे, उन्हें एक साथ मूवेंदर कहा जाता था। इसका मतलब है तीन ताजधारी राजा, और ये थे चेर, चोल और पांड्य। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपना इलाका और अपना एक खास निशान था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेर राजवंश की। इनका राज आज के केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्सों में था, और इनका प्रतीक था धनुष और बाण। ये साफ तौर पर उनकी बहादुरी और जबरदस्त सैन्य ताकत को दिखाता था। फिर आते हैं चोल, जिनका शासन मध्य तमिलनाडु में था। उनका शाही प्रतीक था बाघ, जो उनके साहस और बेजोर शाही शक्ति का प्रतीक था। करिकाल चोल जैसे महान शासकों ने इस राजवंश की विरासत को और भी मजबूत किया। और आखिर में थे पांड्य, जो दक्षिणी तमिलनाडु के शासक थे। उनका प्रतीक थीं जुड़वा मछलियां, जो उनकी समुद्री ताकत और खुशहाली को दर्शाती थीं। लेकिन इनकी एक बहुत ही खास भूमिका भी थी जो इस पूरे युग को परिभाषित करती है। उस पर हम बहुत जल्द आएंगे। तो यहां देखिए, तीनों राजवंश एक साथ, चेरों का धनुष, चोलों का बाघ और पांड्यों की मछली। ये कितना साफ है कि हर एक प्रतीक उनकी पहचान का कितना जरूरी हिस्सा था। लेकिन एक मिनट, ये सब बातें हमें पता कैसे चली? मतलब इन पुराने साम्राज्यों की कहानियां आज हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब हमें इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ की तरफ ले जाता है। इसका जवाब मिलता है हमें उस दौर के साहित्य से, और खास तौर पे उन महान साहित्यिक सभाओं से जिन्होंने इस पूरे इतिहास को शब्दों में जिंदा रखा। देखिए, संगम शब्द का मतलब ही होता है सभा या मिलन। ये तमिल कवियों और विद्वानों की वो सभाएं थीं जहां वो सब एक साथ बैठकर कविता और साहित्य लिखते थे, और यही वो खजाना है जहां से हमें इस युग के बारे में ज्यादातर जानकारी मिलती है। माना जाता है कि कुल 3 संगम हुए थे। पहले संगम की सारी रचनाएं समुद्र में समा गईं। दूसरे संगम से सिर्फ एक व्याकरण की किताब तोलकाप्यम बची, और ये तीसरा संगम ही था जो मदुरै में हुआ, जिससे हमें वो सारा साहित्य मिला जिसे आज हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। याद है पांड्यों की वो खास भूमिका? अरे वही तो इन साहित्यिक संगमों के संरक्षक थे। जरा सोचिए, उन्होंने ही उन कवियों को संरक्षण दिया जो उनके दुश्मनों के और उनके पूरे जमाने के बारे में लिख रहे थे। ये शासकों और विद्वानों का एक ऐसा गजब का मेल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। लेकिन रुकिए, संगम युग की कहानी सिर्फ राजाओं और कवियों की नहीं है। ये एक जीता जागता समाज था जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति थी और दुनिया भर से गहरे रिश्ते थे। उस वक्त का समाज बड़ा अनोखा था। उसे जमीन के हिसाब से 5 हिस्सों या तिणय में बांटा गया था: पहाड़, जंगल, खेत, समुद्र तट और रेगिस्तान। हर इलाके की अपनी अलग जीवन शैली, अपने देवता और अपने काम धंधे थे। यह दिखाता है कि वो लोग प्रकृति से कितना जुड़े हुए थे। और इनकी अर्थव्यवस्था, अरे वो तो पूरी तरह से ग्लोबल थी। तमिलकम से मसाले, मोती और बढ़िया कपड़ा जैसी कीमती चीजें बाहर भेजी जाती थी, और बदले में रोमन साम्राज्य से सोना, वाइन और कांच का सामान मंगाया जाता था। और ये सिर्फ कई सुनी बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। पुरातत्वविदों को तमिलनाडु में रोमन सिक्के मिले हैं, और तो और पुराने ग्रीक और रोमन लेखकों ने भी इन व्यापारिक रिश्तों का जिक्र अपनी किताबों में किया है। यह साबित करता है कि ये कोई अलग थलग सभ्यता नहीं थी, बल्कि उस समय की वैश्विक दुनिया का एक अहम हिस्सा थी।
तो सवाल उठता है कि संगम युग की विरासत क्या है? ये इतिहास का बस एक पन्ना क्यों नहीं है? बात यह है कि संगम युग सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, बल्कि वो नींव का पत्थर था। इसी पर बाद में दक्षिण भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए वापस उन प्रतीकों पर चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। धनुष, बाघ और मछली सिर्फ झंडों पर बने निशान नहीं थे। वो वीरता, शक्ति और समृद्धि के विचार थे। वे एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान की बुनियाद बन गए जो आज भी दक्षिण भारत के इतिहास में गूंजती है। ये बात हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चेर, चोल और पांड्यों ने अपनी पहचान बताने के लिए इतने शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल किया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में वो कौन से प्रतीक हैं जो हमारी पहचान बनाते हैं। वाकई इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प है।